राहुल गांधी अभी भी गुड़ का पौधा ढूंढते फिरते हैं। शायद उनको गन्ना और गुड़ का मतलब नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं। सरकार जो है किसानों की है और किसान सरकार कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसे घबराहट के कारण विपक्ष जो है कुछ लोगों को गुमराह करके सड़कों पर बैठा रखा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। कहा जाता है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शहर में रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हौसला बुलंद हो और सोच सही डायरेक्शन में हो तो इंसान गांव से भी उड़ान भर सकता है। हमारे साथ भाजपा के पंजाब प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा जी हैं, जो एक गांव से हैं लेकिन पंजाब में जाकर ये पंजाब प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता बन जाते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ कि आप एक देहात से आकर देहात से होकर पंजाब में जाकर प्रदेश प्रवक्ता बन जाते हैं, वो अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी की। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 44 बिहार में। धन्यवाद फारूक जी। सर, आप हमें बताएं कि आप एक देहात के रहने वाले हैं और पंजाब में जाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, एक कहा जाता है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। और बिहार की जो मिट्टी है और ख़ास तौर से सिवान की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में रहने वाले लोग, इस मिट्टी ने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया। बहुत बहुत ऐसे महान संत हुए इस धरती से। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच, उनकी प्रेरणा हमारे मन के अंदर, इस मिट्टी की खुशबू थी, उनकी प्रेरणा थी। और राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की भावना मन के अंदर हो और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करने की सोच हो तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। एक सप्ताह पहले आप लगातार बिहार के दौरे पर थे। क्या माना जाए कि बिहार में अब आपका दखल शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की राजनीति में हमारा कोई दखल नहीं है, ना ही ऐसा कोई इरादा है। पिछले हफ्ते मेरा बेतिया और कह सकते हैं उस साइड के कुछ जिलों में एक सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक दो संस्थाओं ने कार्यक्रम किया, जिससे बिहार के अंदर रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार की जो योजना थी, उस योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा आना हुआ। क्योंकि जब बिहार की बात आती है तो नेचुरली इस धरती पे जन्म हुआ, बिहार की मिट्टी में जन्म हुआ, तो बिहार का नाम आता है तो आदमी कहता है चलिए बिहार की धरती पे जाने का अवसर मिला तो जाएं। आप एक गांव से हैं और आप किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। आपके प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पे सरकार से जो कृषि कानून 3 आए हुए हैं उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या आपका राय है कि वो सही डायरेक्शन में उनकी मांग है या वो लोग भ्रमित हुए हैं? देखिए, मैं लगातार न्यूज़ डिबेट के माध्यम से भी ये कहता आ रहा हूँ कि जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, किसानों का शकल लेके खास तौर से वामपंथी, कांग्रेस और विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टियाँ जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को तलाश कर रहे हैं और किसानों का मुखौटा लेके कुछ किसानों को बरगला के धरने पे बैठाए हुए हैं। इस कानून से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान सशक्त होगा, किसान एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उस रिफॉर्म्स को लेके हम लोग आए हैं और किसानों को मजबूत करने के लिए हमारी सोच है। और क्योंकि ये सरकार जो है किसानों की है और किसान सरकार के हैं, हम इस नीति से और इस नियत से काम कर रहे हैं कि पूरे देश का किसान समृद्ध हो। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ एक बार में पहली ऐसी सरकार है जो डायरेक्ट बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी स्टेट के दखल के डायरेक्ट छोटे किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये आना। आप खुद एक ऐसे सिवान जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस एरिया के ज़्यादातर किसान जो है बहुत छोटे किसान हैं, जिनका बहुत बड़ा खेती का काम नहीं है। उसके लिए अगर 2,000 हर 3 महीने पे मिलता है, साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, तो किसान के लिए पानी, बीज की सुविधा जो सरकार दे रही है, तो कहीं ना कितनी बड़ी सोच है इस सरकार की। इससे पहले की सरकारों में सोच नहीं थी। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इससे घबराहट के कारण विपक्ष जो है कुछ लोगों को गुमराह करके सड़कों पर बैठा रखा है और कुछ नहीं। किसान कह रहे हैं कि ये काला कानून है। आखिर ऐसे उसमें क्या सरकार ने प्रावधान किया है? क्या उनके लिए उपयोगी है प्रावधान जो वो समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, काला, पीला, लाल, नीला, हरा रंग कानून का क्या होता है ये मैं नहीं समझता।
किसी भी कानून का रंग तय करने का क्या मतलब? काला कानून, मैं ये समझता हूँ कांग्रेस के नेताओं को और इवन राहुल गांधी को भी इस कानून का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और राहुल गांधी अभी भी गुड़ का पौधा ढूंढते फिरते हैं। शायद उनको गन्ना और गुड़ का मतलब नहीं पता, तो किसान के 3 कानूनों का क्या मतलब है? उनको शायद कानून नहीं पता, कांग्रेसियों को कानून नहीं पता, शॉर्टकट कह देते काला कानून काला कानून। मैंने न्यूज पर एक वार्ता में भी पूछा था, किसी पत्र क्या उनके एक प्रवक्ता थे, मैंने कहा बताइए तो सही इस कानून में है क्या? उनको खुद ज्ञान नहीं है, ये कानून है क्या? बस काला कानून करके ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं है। काला कानून कुछ नहीं है। ये तीनों कानून जो है किसानों को सशक्त करने के लिए, किसानों की गरीबी को दूर करने के लिए हमारी सरकार लेके आई है। और मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से भी ये पूरे किसान भाइयों को ये आश्वासन देता हूँ कि देश का किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, और भविष्य में कोई भी किसान, जो लगातार सुनते हैं किसान ने आत्महत्या की, कोई किसान आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होगा। देश का किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। लेकिन अभी तक की सरकारों ने किसानों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी सरकार की और अपने पार्टी के नेताओं की चिंता की। पहली बार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं। जब दूसरी सरकार ने चिंता नहीं की, बीजेपी ने किसानों की चिंता की, तो फिर एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? इस कानून से पहले एमएसपी लागू कर देना चाहिए था। अरे एमएसपी लागू है, कौन कहता है कि एमएसपी नहीं है? एमएसपी पर कानून नहीं है। आप बताइए ना, एमएसपी खत्म करने की बात ही नहीं है। एमएसपी बनी रहेगी, हम लिख के दे रहे हैं। आपको भी मैं एक कॉपी दे सकता हूँ, मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ है कॉपी। एमएसपी लिखित में हम दे रहे हैं, एमएसपी तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। एमएसपी के अलावा एक वैकल्पिक मार्केट, एक वैकल्पिक व्यापार करने का किसानों को अवसर दिया जा रहा है। सपोज करिए कि सरकार जो है किसी चीज़ का मूल्य रखती है 1800 रुपये क्विंटल, अगर कोई व्यापारी आके कहता है हम आपको 2800 रुपये देते हैं, तो किसान को तो 1000 का बढ़ोतरी मिलेगा ना। सरकार के पास क्यों जाएगा किसान बेचने? अगर कोई बढ़ा के देता है तो वहाँ बेचे, किसानों की आमदन बढ़े। और एक बात मैं कहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हम स्वामीनाथन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारा किसान समृद्ध हो, मजबूत हो। इससे किसानों की घबराने की जरूरत नहीं है। एमएसपी लागू हो जाने से किसानों का ये फ़ायदा होगा कि अभी 1800 रुपये में जो फसल बिकने वाले हैं वो 1000 रुपये में भी बिकते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। जबकि एमएसपी लग जाने के बाद उससे नीचे अगर कोई खरीद करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए किसान चाहते हैं कि एमएसपी लागू हो, लेकिन सरकार आश्वासन देती है, कहती है कि हम हटाए नहीं हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? उसको रहने के बावजूद भी तो किसान की फसल को उचित दाम नहीं मिलता है। देखिए, इससे पहले की सरकारों में भी एमएसपी पे खरीद नहीं होती रही, ये सब लोग जानते हैं। किसान आत्महत्या करता रहा, किसान मजबूर रहा। लेकिन इस बार जो हम स्पष्ट करते हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी बनी रहेगी, एमएसपी पे खरीद होगी, सरकारें खरीद के लिए बाध्य होंगी। उसके अलावा इसमें हम बार बार यही तो कहना चाहते हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी बनी रहेगी, एमएसपी पे खरीद करेगी सरकार। राज्य सरकारों को माध्यम से सरकार जो है फसलों को खरीदती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करती है फसल खरीदने के लिए, वो खरीदते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक सरकारें जो है अपनी मनमानी करती हैं, उसी पे कंट्रोल करने के लिए किसानों को एक विकल्प दिया जा रहा है। सपोज बाहर का व्यापारी कोई आता है, उसको तो तय है ना कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदना है। तो अगर आपकी फसल का सरकार ने रेट तय कर रखा है 1800 रुपये क्विंटल, तो उस फसल को कोई बाहर का व्यापारी आता है तो कहता है हम 2000 में खरीदेंगे, 2200 में खरीदेंगे, तो फसल एमएसपी से ऊपर ही रेट गया ना किसानों को। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन अभी तक 6 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी अभी तक किसान की फसल, मैक्सिमम फसल एमएसपी के दायरे में नहीं है, और जो हैं उनको एमएसपी मिल नहीं पाता है। इसलिए किसान चिंतित है। तो ये जो कानून लाने से पहले एमएसपी ला दिया जाता ताकि उनके फसल को सही दाम मिल पाता। देखिए, किसान जो चिंतित है, हम किसानों की चिंता को ही दूर कर रहे हैं। इस कानून को ले आके हम किसान की चिंताओं को ही दूर कर रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं कि किसान को एमएसपी से अधिक मूल्य मिलेगा खुले मंडी में, और एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। इसके ऊपर मजबूती से काम किया जाएगा, जो कि आगे पिछली पहले की सरकारें नहीं करती आई। और भविष्य में बहुत मजबूती के साथ इस कानून को लागू करके किसान को कैसे समृद्ध किया जाए। इससे पहले की सरकारें बताइए ना, क्या किसी को 2000, 1000, 6000, 1 रुपया भी मिलता था क्या किसी किसान के खाते में? अगर केंद्र सरकार बेचती थी तो अपने प्रदेश में बेचती थी, वहाँ अधिकारी ही गोलमोल करके खा जाया करते थे। इस बार पहली बार हुआ है ना कि डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। आप जिन किसानों के खाते में पैसे आए, आप उनसे जाकर बात करिए, देखिए कितने खुशहाल है।
एक गरीब किसान जिसका थोड़ा बहुत खेती है उसको 6,000 रुपये साल में आ गया, बहुत है उसके लिए। उसका कुछ तो आश्रित हुआ ना, वो जिस हालात में वो खेती करता है उस खेती में कुछ उसका सरकार का योगदान हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। उसके बाद अभी आप देखते जाइए सरकार ये भी योजना ले आ रही है 50,000 तक के कर्जों को माफ़ करने का भी हो सकता है बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाए और इसमें से भी लाभ मिलेगा किसानों को। हम तो किसानों के लिए पूरा चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक गुमराहियत गैंग है पूरे देश में, ये विपक्ष की टोली है, ये सारे को हम ये कहते हैं ये गुमराहियत गैंग है। लोगों को गुमराह करना, बरगलाना और उनके वोट पे राज करना। उनकी नीति भी स्पष्ट नहीं है, नीयत भी स्पष्ट नहीं है, ना नीति ना नीयत कुछ भी नहीं है, इसलिए घबराए हुए हैं। राहुल गांधी भी, अब यह भी आप देखिए ना, कल की बात है, कल भी कुछ पत्रकारों के मुझे फ़ोन आए, कल कांग्रेस का स्थापना दिवस था और राहुल गांधी जी नानी के यहाँ चले गए पिकनिक मनाने, इटली पहुँचे हुए हैं। उनको तो ये भी नहीं पता उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। वो घबराए हुए हैं, एकदम बौखलाए हुए हैं, घबराहट में सब इधर उधर घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जो कृषि है इसको भी उद्योगपतियों के हाथ बेच रही है। उनका डायरेक्ट दखल होगा कृषि में तो कृषि का भी वही हाल होगा जो पेट्रोल का हुआ है। आप ये बताइए डायरेक्ट कैसे किसी व्यापारी का दखल हो रहा है? सरकार तो एमएसपी पे खरीद करने को तैयार है, मंडी व्यवस्था बनी हुई है। अब कोई व्यापारी आगे किसान को अच्छी फसल करे, उसकी फसल को अच्छा रेट दे, तो क्या किसान को अपनी फसल महंगे बेचने में आज़ादी नहीं चाहिए? क्या किसान जो है, आप लोग नहीं चाहते कि किसान की फसल का कोई अच्छा मूल्य दे? हर फील्ड में रेवोल्यूशन आया, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स आया, समय समय पे हर कानून में बदलाव आया, जिससे सारे सेक्टर समय समय पे बढ़ते गए। इंडस्ट्री देखिए ना, जैसे इंडस्ट्री 1947 में चलती थी, आज की इंडस्ट्री बहुत आगे है। तो इंडस्ट्री में समय समय पे परिवर्तन आया इंडस्ट्री कानून में। लेकिन आज भी हमारे देश का अन्नदाता जो है, किसान जो है, जो गरीब किसान जो ज़मीन से अनाज की उपज करता है, जिससे इस देश की 135 करोड़ जनता खाना खाती है, जीवित रहती है, आश्रित है, वैसे किसान की क्या दशा है इस देश में? उनकी दशा को, दिशा को बदलने के लिए हम ये कानून लेके आए हैं। और मैं एक स्पष्ट कहता हूँ कि भविष्य में इस कानून के आने के बाद देश का किसान बहुत खुशहाल होगा। और जो लोग इस गुमराहियत में फैले हुए, इस गुमराहियत को छोड़े और बहुत आने वाले भविष्य में किसान का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया ना कि ये जो ज़मीन है वो पूंजीपति हड़प जाएंगे। तो जब डिबेट हुई, चर्चा हुई, तो उसमें तो कुछ निकल के आया नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गुमराह कर रहे हैं, फिर बैक हो जाएंगे। केजरीवाल जी कभी लागू कर देते हैं इस कानून को, कभी बैक हो जाते हैं। ये सब गुमराह, ये सब घबराए हुए लोग हैं। राजनीति का इन लोगों का, इनकी पॉलिटिकल पार्टियों का अंत हो चुका है। तो जिस चीज़ से आम जनता को सुविधा मिल सकती है, सहूलत मिल सकती है, सरकार का प्रयास है कि अपने देश के 135 करोड़ जनता को कैसे सुख सुविधा प्रदान की जाए। अभी बंगाल चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी का वहाँ पे ज़बरदस्त दस्तक हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पे लगातार ममता दीदी की सरकार के जो नेता हैं उनको लगातार तोड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र में सही है? जो ममता जी कर रही हैं, क्या वो सही है लोकतंत्र में? मैं ममता जी से ये पूछता हूँ कि क्या वो जो कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, वो हिटलर शाही चल रही है? ऐसा लग रहा है कि वहाँ तानाशाह बन के बैठी हैं। ये लोग वो हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए सोचते हैं, जो पश्चिम बंगाल के विकास की बात करते हैं। ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में घुटन महसूस हो रही थी और उस घुटन से निकल के बंगाल के लिए, बंगालियत के लिए और देश के लिए निकल के आके नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, किसी भी संगठन के साथ वो जुड़ सके। तो इसमें मैं इसमें कोई लोकतंत्र के बाहर नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता कर रही है वो सरासर गलत है। आने वाले चुनाव में ममता जी को ये दिख जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वो धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। वो बंगाल की धरती है जिसने पूरे दुनिया के सामने बंगाल की इमेज को बहुत बढ़ाया और ऊपर उठाया। लेकिन ममता ने बंगाल को कलंकित किया, पूरे देश के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने, क्योंकि वो लगातार लोकतंत्र की हत्या करते आ रही है। रोज किसी ना किसी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पे हमला। अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले गए थे, उनके ऊपर हमला। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
मैं एक बात कहता हूँ, देश की कोई भी स्कीम हो, केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम हो, ममता बनर्जी वहाँ के राज्य में लागू नहीं होने देती। इससे नुकसान किसका होता है? कोई भारत सरकार की स्कीम जो है वहाँ नहीं लागू हो तो उससे नुकसान किसको होगा? वहाँ की लोकल नागरिक को, वहाँ की गरीब जनता को। तो ये कहाँ की तानाशाही है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री का तो कर्तव्य होता है कि उनके प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो, केंद्र से जो सुविधाएं ले आके अपनी जनता को दे। लेकिन ये सिर्फ एक ही काम इन्होंने करना है कि केंद्र की सुविधा ना आ सके, कहीं भाजपा की योजना पश्चिम बंगाल में ना आ सके, इसको रोकने के लिए कार्य कर रही हैं। ये सरासर गलत है और आने वाले वक्त में उनको उनका जवाब मिल जाएगा। बंगाल में कितना सीट आने का उम्मीद है? बंगाल में ये कह सकती है कि अब कुछ एक सीटें छोड़ के बाकी सारी सीटें हमारी आने वाली हैं। या भूल है, ये पश्चिम बंगाल में एक तरफा वोटिंग होगी, सारी सीटों पे हम जीत के आए।